हेलो बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लेके चल रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट है जिसका नाम होता है उप सहसंयोजन यौगिक। कौन से? उप सहसंयोजन यौगिक। तो आइए हमारे साथ बेहतर से बेहतर तैयारी करें, पॉइंट टू पॉइंट जीरो से हीरो बने। कैसे बनेंगे आते हैं। टॉपिक कौन सा है? उप सहसंयोजन यौगिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम पढ़ने वाले हैं इन 6 टॉपिकों को। इस यूनिट में 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका परिचय पढ़ेंगे, साधारण लवण पढ़ेंगे, द्विक लवण पढ़ेंगे, संकुल यौगिकों के प्रकार पढ़ेंगे और उप सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित पारिभाषिक शब्द भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे और उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्गीकरण भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए दिल, दिमाग और डाटा खोल कर बैठ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। आज बेहतर से बेहतर तैयारी कराने के लिए हम आपके साथ हैं। तो साइंस एजुकेशन पॉइंट हमेशा आपके साथ है, जीरो से हीरो बनाने के लिए। तो बात कर रहे हैं हम सबसे पहले किसकी? परिचय। अब परिचय किसका होगा? परिचय होगा उप सहसंयोजक यौगिक। कौन से? उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक या सहसंयोजन, उप सहसंयोजन यौगिक। क्या होते हैं उप सहसंयोजन यौगिक? ऐसे रासायनिक पदार्थ, कैसे? ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन, जिसमें एक केंद्रीय धातु आयन या एक या अधिक अणुओं या आयनों से उप सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। उप सहसंयोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है और ये जलीय विलयन में क्या करते हैं? अपने घटकों में नहीं टूटते, अपने घटकों में नहीं टूटते। अब देखो उप सहसंयोजन आबंध क्या होता है? मान लीजिए कोई ए परमाणु है और ए से बी बनेगा। क्या बनेगा? बी। सहसंयोजन तो वो होता है जो बराबर की साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं। कैसी? बिल्कुल बराबर की साझेदारी। और उप सहसंयोजन बंध कैसे होते हैं? ए परमाणु पर इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और बी परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? ए परमाणु बी परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दान कर देगा। क्या कर देगा? दान कर देगा। तो और ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य एक तो हमारा सहसंयोजक बंध होगा और दूसरा कैसा होगा? उप सहसंयोजक बंध। इसे तीर के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं ये एक दूसरे से। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। अब सहसंयोजन यौगिकों का बनना या यूं कहें कि संकुल यौगिकों का बनना। संकुल यौगिक बनते कैसे? किसका? संकुल यौगिकों का बनना। संकुल यौगिकों का बनना। संकुल यौगिक बनते कैसे? संकुल यौगिक बनते कैसे? देखो इनका छोटा आकार, कैसा? छोटा आकार एवं उच्च घनत्व आवेश होना चाहिए। इनमें गुण होने चाहिए। ये कैसा? छोटा आकार, छोटा आकार एवं क्या होना चाहिए? उच्च घनत्व आवेश, उच्च घनत्व आवेश। एक तो छोटा आकार एवं उच्च घनत्व आवेश होना चाहिए, पहली बात। दूसरे पॉइंट में क्या है? रिक्त उपकोष होने चाहिए। कैसे? रिक्त उपकोष। जब तक रिक्त उपकोष नहीं होंगे तब तक संकुल यौगिक नहीं बनेंगे। एक और गुण है इसका, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी?
विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था। जब यौगिक विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय परमाणु की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी तब तक भी संकुल यौगिक नहीं बन सकते, तब तक भी संकुल यौगिक नहीं बन सकते। तो यौगिक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण लवण, कौन से? साधारण लवण। दूसरे होते हैं द्विक लवण और तीसरे होते हैं उपसहसंयोजन यौगिक। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? साधारण लवण। साधारण लवण, साधारण लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार की, किसकी? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से बने यौगिक साधारण लवण कहलाते हैं। या यूं कहें, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण और जल बनता है। जैसे अम्ल, मान लीजिए HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है हमारा, और क्षार NaOH ले लीजिए। क्या ले लें? NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेंगे? साधारण लवण NaCl, और क्या बनेगा? जल बनेगा H2O। तो ये क्या है हमारा? साधारण लवण। क्या है हमारा? साधारण लवण। और इसके बाद होते हैं हमारे द्विक लवण। कौन से वाले? द्विक लवण। अब देखो शब्द कहां जा रहा है? द्विक, द्विक का मतलब दो, लवण का मतलब लवण, द्विक लवण। अब दो लवण जब मिलकर के एक यौगिक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? द्विक लवण। या बनते कैसे हैं वो सुन लीजिए। जब रस समीकरण अनुपात में, किसमें? रस समीकरण अनुपात, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, रस समीकरण अनुपात में उपस्थित दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण लवण युक्त, दो या दो से अधिक साधारण लवण युक्त विलयन का बाष्पीकरण कराया जाता है। उसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, बाष्पीकरण कराया जाता है या बाष्पीकरण होता है तो एक ही प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? एक ही प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और इन क्रिस्टल युक्त लवणों को हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। जब इसका क्या करेंगे? हम बाष्पीकरण करेंगे। क्या करेंगे? बाष्पीकरण करेंगे तो हमारा एक द्विक लवण बन के तैयार हो जाएगा। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो इसे संतुलित करने के लिए यहां पर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है हमारा? द्विक लवण। और द्विक लवण आपको बता दें, इसका जो नाम है वो क्या है? पोटास एलम, या अपनी भाषा में हम कहें फिटकरी। साधारण भाषा में क्या कहें? फिटकरी होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, नया। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा? उपसहसंयोजन यौगिकों के प्रकार, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजन, उपसहसंयोजन यौगिकों के प्रकार। यौगिकों के प्रकार। अब उपसहसंयोजक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होते हैं धन संकुल आयन युक्त। कौन से? नंबर एक, धन संकुल आयन युक्त।
धन संकुल आयन युक्त यौगिक भी होते हैं, जैसे CuNH3SO4 क्या है पहला यौगिक। कौन सा बताया था अभी, CuNH3 का होल 4 SO4, NH3 का होल 4 और SO4। अगर इसकी अभिक्रिया होती है, विद्युत अपघटन कराएं, क्या होगा, CuSO4 का होल थ्राइस और इस पर 2+ आयन में टूटेगा और SO4 2- आयन में टूट जाएगा। तो कौन सा धन संकुल आयन युक्त यौगिक, संकुल जो कोष्ठक के बड़े वाले कोष्ठक के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, संकुल कहेंगे। और संकुल पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर संकुल पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कौन सा होगा, धन संकुल आयन युक्त। कौन सा, धन संकुल आयन युक्त यौगिक कहलाएगा। उसके बाद दूसरे हैं हमारे ऋण संकुल आयन युक्त। कौन से, ऋण संकुल, ऋण संकुल आयन युक्त यौगिक। अब ऋण संकुल जिन पर नेगेटिव चार्ज है, कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, जैसे K4FeCN का होल 6। संकुल पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो कौन से होंगे, ऋण संकुल आयन युक्त। अब देखो ये K प्लस, K कितने हैं, 4 प्लस पोटेशियम हो गया। अब संकुल में क्या है, FeCN का होल 6, इस पर 4- कितना आएगा, 4-। तो हमारा ऋण संकुल आयन युक्त योग, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। तो इसके बाद तीसरा उदासीन, कौन सा, उदासीन संकुल, उदासीन संकुल आयन युक्त। उदासीन संकुल आयन युक्त तो कौन सा होगा, जिसमें संकुल पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, जिसमें संकुल पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, जैसे PTNH2, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। या यूं कहें, बड़े कोष्ठक के पहले या बाद में किसी भी प्रकार का कोई यौगिक नहीं लगा हो। अब ये कौन सा होगा, उदासीन संकुल। कौन सा होगा, उदासीन। अगला देखो CrH2O का होल थ्राइस Cl3, CrH2O का होल थ्राइस Cl3, ये भी हमारा कैसा होगा, उदासीन संकुल होगा। कैसा होगा, उदासीन संकुल। इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे लेके चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेके चलते हैं कुछ पारिभाषिक शब्द, उपसह संयोजन से यौगिकों से संबंधित पारिभाषिक शब्द। पहला उपसह संयोजन सत्ता, उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता क्या होता है, यौगिक में उपस्थित, किसमें, यौगिक में उपस्थित धातु परमाणु एक निश्चित संख्या में, किसमें, एक निश्चित संख्या में आवंधित आयन मिलकर, निश्चित संख्या में आवंधित आयन मिलकर क्या बनाते हैं, उपसह संयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता बनाते हैं। जैसे PTNH3 का होल ट्वाइस, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2,
ये हमारा क्या है, उपसहसंयोजन सत्ता है। क्या है, उपसहसंयोजन सत्ता। इसमें क्या होगा, एक निश्चित संख्या में आवंटित आयन मिलकर, देखो प्लस आयन या माइनस आयन मिलकर के क्या बनाते हैं, या उदासीन हो, क्या बना रहे हैं, उपसहसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। दूसरा आता है पॉइंट, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल क्या होता है, समन्वय मंडल क्या होता है, यानी बड़े कोष्ठक, लिगेंडों को क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं, है ना। तो बड़े कोष्ठक के अंदर जो होता है उसे समन्वय मंडल कहते हैं, और बड़े कोष्ठक के बाहर पहले या बाद में वो क्या होता है, आयनिक मंडल होता है। तो कोष्ठक के अंदर जो है वो हमारा समन्वय मंडल है, और कोष्ठक के बाहर जो है वो हमारा आयन मंडल होता है। कैसे होता है, देखो जैसे K4 FeCN का होल 6। अब इसमें जो हमारा K है, क्या है, K प्लस आयनिक मंडल है या आयन मंडल है, आयन मंडल। और बचा क्या, FeCN का होल 6। क्या, Fe तथा FeCN का होल 6, ये हमारा क्या है, समन्वय मंडल है। क्या है, समन्वय मंडल। अगर पीछे भी दे रखा हो या आगे दे रखा हो, तो जो कोष्ठक के अंदर है वो हमारा समन्वय मंडल है, और जो कोष्ठक के बाहर है वो आयन मंडल होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसका आता है, कौन सा, तीसरा पॉइंट, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय परमाणु उपसहसंयोजक यौगिक में, या यूं कहें कि समन्वय मंडल में जिसकी संख्या कम होती है, या कोष्ठक के बिल्कुल जो नजदीक लगा होता है, या संकुल में एक निश्चित संख्या में निश्चित ज्यामिति में लिगेंड उपस्थित होते हैं। क्या होता है, संकुल में निश्चित संख्या में और निश्चित ज्यामिति में लिगेंड उपस्थित होते हैं, और एक केंद्रीय परमाणु भी होता है जो बिल्कुल कोष्ठक के बराबर में लगा होता है, उसे या क्या कहेंगे हम, केंद्रीय परमाणु। जैसे K4FeCN6 है, K4FeCN6, तो Fe हमारा क्या है, यहां पे अलग से लिख दे रहे हैं, K4FeCN का होल 6। अब इसमें K4 क्या है, हमारा आयन मंडल, Fe क्या है, Fe केंद्रीय परमाणु, या यूं लिख दें K4 क्या है, आयन मंडल या आयन। Fe क्या है हमारा, केंद्रीय परमाणु। क्या, केंद्रीय परमाणु। क्या बचा, Cn जो अधिक संख्या में भी है, ये हमारे क्या है, लिगेंड। क्या है, लिगेंड कहलाते हैं। तो अब समझ में आ गया तुम्हारे कि आयन क्या है, केंद्रीय परमाणु क्या है, और लिगेंड क्या होता है। और एक चीज और बता दें हम, इसी के साथ साथ नया टॉपिक हमारा लिगेंड। इसमें क्या आएगा, एक लिगेंड आएगा। अब देखिए क्या होगा, लिगेंड। चौथा पॉइंट है लिगेंड। अब लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, सरल सी भाषा में कुछ भी नहीं है अलग, सिंपल है, बहुत सिंपल। द्वितीयक संयोजकता के द्वारा उदासीन परमाणु या ऋणायन, कौन सी संयोजकता के द्वारा, द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जो जुड़े होते हैं वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या है, CN साइनाइड, तो ये हमारा लिगेंड होगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसका वर्गीकरण या उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्गीकरण, लेकिन उससे पहले आप एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या करना है, स्क्रीनशॉट करो।
ठीक। अब बात करते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्गीकरण। उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनका क्या करना है? हमें वर्गीकरण करना है। अब वर्गीकरण भी कई प्रकार से होता है। नंबर एक, आवेश के आधार पर। नंबर एक, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर। और आवेश के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। एक देखो, धनावेश, दूसरे ऋणावेश, और तीसरे होते हैं उदासीन। अब धनावेश कौन से होते हैं? देखो, जैसे K प्लस, Na प्लस आदि, ETC, ये कौन से होंगे? धनावेश। ऋणावेश कौन से होंगे? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस या Cn माइनस, ये सभी कौन से होंगे? ऋणावेश। अब उदासीन कौन से होंगे? अब उदासीन जैसे NH3, H2O, Py और En भी ले लो। कौन सा? En। ये सभी कैसे हैं? उदासीन है। तो धनावेश, ऋणावेश और उदासीन तीन प्रकार से हो गए। किसके आधार पर? आवेश के आधार पर। और अगला जो वर्गीकरण लेंगे हम, संयोजकता के आधार पर। किसके आधार पर? संयोजकता के आधार पर। दूसरा पॉइंट, संयोजकता, वैलेंसी के आधार पर। अब संयोजकता के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक दंती, द्विदंती, बहुदंती। जैसे नंबर एक दंती, या हम इसको एक दंतुर भी कहते हैं, एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड कौन सा होता है? जो एक दाता परमाणु को दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन को दान करता है, एक दाता परमाणु होता है। जैसे L4 लिगेंड, एक दान किया, एक दंती लिगेंड, एक सहसंयोजक, एक उप सहसंयोजक बन गया। दूसरा द्विदंती, कौन सा? द्विदंती। और द्विदंती में क्या होगा? दो लिगेंडों को दान करेगा, दो, M4 मेटल। अगला बहुदंती, कौन सा? बहुदंती। बहुदंती लिगेंड, ये क्या करेगा? बहुदंती का मतलब बहुत, जैसे, या दो से अधिक भी हो सकता है। तो ये कौन सा होगा? बहुदंती लिगेंड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, और उसके बाद फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।